बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ आपको उस्ताद इजाज़ मोहम्मद हाजिर हुआ हूँ। आज की इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा सेल्फ इंडक्शन। और उसके नतीजे में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है हम उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। हमें थोड़ा बहुत रिकॉल करना पड़ेगा हमारे जो इससे पहले वाले जो टॉपिक है, ताकि इस टॉपिक तक हम आसानी के साथ पहुंच सके। हमें दो चीज़ें याद से ज़हन में रखने, एक हमें फेराडेस लॉ पता होनी चाहिए, दूसरा जो है ना हमें डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए ये एम्पियर्स लॉ क्या वाला है। एम्पियर साहब का कहना यह था, आपको याद होगा, चले मैं इसको थोड़ा इधर रफ वर्क करता हूँ। एम्पियर के मुताबिक जब भी किसी कॉइल को करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इधर से जैसे करंट गुजार देंगे, इस करंट के नतीजे में इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI। यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, टोटली आप देखें करंट डिपेंडेंट है। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। डियर स्टूडेंट, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है उसमें चैप्टर है, उसमें आपने ये पढ़ा भी था एम्पियर्स लॉ में, कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होती है बीच में स्ट्रेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बिल्कुल एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। यानी इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह, एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, मगर इसका जो पोलरिटी है ना फिक्स नहीं है जिस तरह एक बार मैग्नेट में होता है। इसका पोलरिटी डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर। डियर स्टूडेंट, आपको एक ये टॉपिक पता होनी चाहिए आज के टॉपिक करने से पहले। दूसरा डियर स्टूडेंट, आपको पता होनी चाहिए फैराडेस लॉ क्या कहता है, जिसके मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। साब्जी कहता है, यानी कि फैराडे, जितना टाइम के साथ साथ किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता है उतना ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये दो चीज़ें आपको किसी हाल में पता होनी चाहिए। इन दोनों के बारे में मैंने तफसील से बात की हुई है, आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्शन करने से पहले डियर स्टूडेंट मेरे पास है एक कॉइल, जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉइल शो किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर जो है ना इसको एक एज ए रफ वर्क यहाँ पर करता हूँ। देखिए मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को मैं डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ। जहन में रख लीजिएगा, ये बड़ा प्लेट और छोटा प्लेट, ये जो साइन शो करते हैं ना, ये सिंबल बेसिकली डीसी सोर्स को जाहिर करता है। जैसे इधर से अगर मैं करंट गुजार दूं और इधर से स्टेडी करंट गुजार दूं, स्टेडी करंट का मतलब है कांस्टेंट सोर्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और मैं एज्यूम करता हूं कि 10 एम्पियर है, तो हमेशा कितना रहे, 10 एम्पियर करंट ही इधर से पास होते रहें, तो इधर से यकीनन ये मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करेगा, इससे तो हम इनकार नहीं करें। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉइल के बीच में से गुजर रहे हैं, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। मगर अगर ये जो करंट है ना फिक्स हो, तो इधर से गुजरने वाले फ्लक्स की तादाद भी रहेगा हमेशा फिक्स। मसलन अगर यहाँ पर 3 मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है तो हमेशा 3 ही रहेगा, यानी कि फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। मगर थोड़ा आप गौर करें, फैराडे लॉ को थोड़ा रिकॉल करें। जैसे ही अगर मैं इसको किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करने का मतलब डियर स्टूडेंट पता है आपको, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। अगर टाइम के साथ साथ इसके करंट में चेंज आएगी, तो यकीनन इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने का मतलब है डियर स्टूडेंट, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज आएगा तो इसके अंदर एक और ईएमएफ पैदा होना चाहिए। हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की तरफ अब पहुंचे हैं। आपके पास एक कॉइल हो, उसी कॉइल के करंट में चेंजिंग लाया जाए, जिसके नतीजे में उसी कॉइल में ही एक ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और यकीनन लेंस लॉ को भी डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जिसके मुताबिक जो ईएमएफ पैदा होती है ना, वो बेसिकली हमारे कॉज के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स फर्ज करें कि वो करंट को इस डायरेक्शन में पास करा रहा होगा, यानी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसके नतीजे में ये जो करंट में चेंज आ रहा है, जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, वो इन करंट को अपोजिट डायरेक्शन में यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को पास कराना चाह रहा होगा। इस ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। यकीनन ये किस चीज़ पर डिपेंड करता होगा, वो तो हमें लग भी रहा है कि जितना करंट में चेंज आना चाहिए, करंट में जितनी तब्दीली आएगी उसी हिसाब से यकीनन इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसके नतीजे में ईएमएफ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सकता है। इसी को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक कॉइल लिया है। ये जो एक वेव बना हुआ ना, बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को जाहिर कर रहा है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हैं, जैसे मैं चले स्विच भी कनेक्ट करता हूँ, जैसे इधर स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, इधर से करंट गुजरेगा तो क्या नाम एम्पियर लॉ के मुताबिक ये जो करंट है ना, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह होता है जिस तरह एक बार मैग्नेट होता है। तो ये जो बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रहा है, फील्ड लाइन को जाहिर कर रहा है। मगर मैंने एरोहेड इसलिए नहीं शो किया क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हो तो वो अपने पोलैरिटी को भी कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। जिसका मतलब कभी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, फिर साउथ, ये नॉर्थ, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, तो फील्ड लाइन भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इसीलिए मैंने बड़ा एहतियात से काम किया, फील्ड लाइन यानी कि एरोहेड को यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया। परेशान नहीं होना आपने। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखिए फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 आपको फील्ड लाइन नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक कांस्टेंट सोर्स कनेक्ट करके रखता हो तो फिर उधर फील्ड लाइन हमेशा 5 ही रहता। मगर यहाँ पर हमने कांस्टेंट सोर्स नहीं कनेक्ट किया हुआ, एक वेरिएबल सोर्स है यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स है। तो इसके फील्ड लाइंस की जो तादाद है अंदर वो कम ज़्यादा होता रहेगा, यानी कि इसके फ्लक्स में इन्हीं फील्ड लाइन को फ्लक्स कहते हैं। अगर इस फ्लक्स में चेंज आएगी तो यकीनन इसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। फिर मैंने पूरा ये लिखा है, डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन और रिजल्टिंग EMF is called induced सेल्फ इंड्यूस्ड EMF लिखना चाहिए डियर स्टूडेंट। मैंने थोड़ा बहुत इंड्यूस्ड EMF लिख दें, ये बात हो गई। तो फिर मैंने लिखा है जब स्टेडी करंट पास होगा तो उस सूरत में यकीनन वो करंट में चेंज नहीं आएगा। करंट में चेंज आने का मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। फिर हम एक काम करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्न्स आपको जाहिर कर रहा है। अगर एक टर्न से गुजरने वाले फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर दूं तो अगर 2 टर्न होंगे तो फ्लक्स डबल होगी, 2 फाई होगा टोटल फ्लक्स। अगर 3 टर्न होंगे तो फ्लक्स 3 फाई होगा। 4 टर्न होंगे 4 फाई होगा। इस तरह अगर n टर्न ऑफ कॉइल होंगे तो उस सूरत में टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितने होंगे, n फाई होगा। अब इस n फाई यानी कि टोटल जो फ्लक्स हो गया यकीनन कितना होगा वो टोटली किस चीज पर डिपेंड करता है, इधर से पास होने वाले करंट पर। क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड लाइन है, वो इंड्यूस्ड है यानी कि वो करंट की वजह से है। मैंने जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर एम्पियर्स लॉ में बताया था, देखिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, सॉरी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो इसका मतलब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब अगर करंट ज्यादा होंगे तो इसमें n फाई की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी कि n टर्न ऑफ कॉइल में जो फ्लक्स है वो भी ज्यादा होगी। अगर करंट कम होंगे तो n टर्न ऑफ कॉइल में नंबर ऑफ फ्लक्स भी उसी हिसाब से कम होगा, यानी n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। तो फिर मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए n फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई, और कांस्टेंट को मैंने रिप्लेस किया है l से, जिसको हम प्यार से एक नया नाम देंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल।
बेसिकली आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होगा इंडक्टिविटी, कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, इंडक्टिविटी। वो बेसिकली हर कॉइल के डिफरेंट होते हैं फैक्टर, और पूरी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला तफसील से बात करूँगा। अब अगर एन फाई डायरेक्टली इज इक्वल टू एल आई, यानी कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है करंट की वजह से, तो हमने एक दफा फिर रिकॉल करना है वंस अगेन किसके, फैराडे लॉ को, जिसके मुताबिक किसी कॉइल के फ्लक्स में विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ जाए तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो जो ईएमएफ एग्जैक्ट वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ख्वाह वो किसी करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ हो, या मतलब जिस तरह यहाँ पर करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ, जिस अंदाज में भी होगा, अगर किसी कॉइल करंट की वजह से हो या किसी मैग्नेट की वजह से जो फ्लक्स में चेंज आ रहा हो, फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसका मैथमेटिकल रिलेशन यही है। यहाँ पर भी देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ के भी मैग्नेटिक फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ होगा। वो यकीनन हमारे जो कॉज है, सोर्स है, उसको अपोज करेगा लेंस लॉ के मुताबिक। तो वो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस इसी कॉज को मिलने वाला अपोजिशन को डिस्क्राइब करता है, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मैंने थोड़ा क्या कर दिया, ये जो चेंज है एन नंबर ऑफ टर्न वो फिक्स रहेगा, इसको इधर रखें कोई नहीं फर्क पड़ता। मैंने डियर स्टूडेंट इस डेल्टा को थोड़ा साइड पे लाया, माइनस डेल्टा इंटू एन फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ऐसा करने का एक वजह भी था, क्योंकि मुझे यहां पर एन फाई की वैल्यू मालूम थी। तो एन फाई किसके बराबर होता था, एल आई की इक्वल था। मैंने इधर एन फाई को रिप्लेस कर दिया है एल आई से, माइनस माइनस एज इट इज आ गया, डेल्टा भी एज इट इज आ गया। इस एन फाई को रिप्लेस कर दिया इस एल आई से, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फिर एल तो आपको मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टिविटी को जाहिर करता है। तो मैंने सोचा वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज के साथ क्यों लिखें, इसको मैं साइड पे कर दूंगा। तो फिर डेल्टा को अंदर कर दें तो डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्क है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर मैं इसी को थोड़ा और समझने की खातिर एक्सपेंड कर दूंगा तो इक्वल टू माइनस एल तो कांस्टेंट है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो डियर स्टूडेंट इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, वो कॉज को मिलने वाला पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब ये हुआ जितना टाइम के साथ साथ इस कॉइल के करंट में चेंज ज्यादा आएगा, उतना ही ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस होगा। इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमें क्या होना शर्त है, यहां पर टाइम के साथ साथ करंट में चेंज आना जरूरी है। करंट ज्यादा पास होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, करंट कम गुजरने से नहीं होता, करंट में चेंज ज्यादा आने चाहिए। ज़हन में रख लीजिएगा, अगर 10 एम्पियर हमेशा रहे तो इसका मतलब है नो ईएमएफ इंड्यूस। जितना करंट में चेंज ज़्यादा आएगा, ईएमएफ उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा। रूल लग भी यही रहा है, हमारा भी दिमाग यही कहता है कि जो है ना, अगर टाइम के साथ करंट में चेंज ज़्यादा आएगी तो फ्लक्स इसके अंदर फील्ड लाइन में, क्योंकि हमारे रिकॉल करें आप क्या नाम एम्पियर्स लॉ को, तो यकीनन इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आएगी, फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज आने का मतलब फील्ड लाइन में चेंज आएगी, फील्ड लाइन में चेंज आने का मतलब है, उसका मतलब होता है कि यकीनन जो है ना फ्लक्स में चेंज आएगी, उसी हिसाब से ईएमएफ में भी वेरिएशन आता रहेगा। तो ये था हमारा यहाँ तक का मैथमेटिकल वर्क। अब यहाँ पर चाहे तो आप सेल्फ इंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने भी डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, थोड़ा आपके आसानी की खातिर मैंने सोचा इसको क्यों छोड़ें, इसको भी डिफाइन अलग तरीके से करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा पहले तो बताया था, एक कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसका सेल्फ इंडक्टेंस से ही जाहिर होता है। इसी को एक और अंदाज में मैंने शो किया, इसी मैथमेटिकल जो वर्क है जो हमने यहाँ पर की इक्वेशन बी का नाम मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसमें से ds मैंने एल की वैल्यू निकाल दी है। तो ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या कर दिया है, मैंने डिवाइड कर दिया है। अब देखिएगा एल इज इक्वल टू माइनस ईएमएफ अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है। अब देखें, अगर टाइम के साथ करंट में चेंज कम आएगा, टाइम के साथ करंट में चेंज कम आएगा, तो टाइम के साथ करंट में चेंज कम आएगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। टाइम के साथ करंट में चेंज ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली है ना,
एक तो फिर देखें, टाइम के साथ करंट में चेंज कम तो ईएमएफ भी कम होगा, टाइम के साथ करंट में चेंज ज़्यादा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। मगर जब आप ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर और टाइम के साथ जो करंट में चेंज आ रहा है, इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो रेशियो बिटवीन induced EMF to rate of change in current remain constant known as self inductance। ये था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आप चाहे तो इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, ईएमएफ का है, वोल्टेज का है, वोल्ट का है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का है, इन सब का यूनिट वोल्ट है, वोल्ट ही है। ये सब के सब वोल्टेज को जाहिर करता है। तो इसका वोल्ट है, मैंने वोल्ट लिखा, टाइम ऊपर जाएगा क्योंकि इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा। टाइम का यूनिट सेकंड है, करंट का यूनिट एम्पियर है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पर एम्पियर हुआ। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या हुआ? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसे हम प्यार से हेनरी का नाम भी दे सकते हैं। तो हमने इसका नाम क्या रखा? हेनरी। तो अगर मैं कहूँ जो मेरे पास एक कॉइल है और वो कॉइल 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस रखता है, तो इसका मतलब है 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो मैं अगर एक हेनरी को डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपल अंदाज में कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा कि फर्ज करें मेरे पास एक कॉइल है, डियर स्टूडेंट, उसको मैंने एक करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। इस करंट सोर्स की वजह से इसके करंट में चेंज आ रहा है, कुछ इस तरह से चेंज आ रहा है। कैसे? इधर देखिए, 1 सेकेंड के अंदर, फर्ज कर रहा हूं 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट में चेंज आने की वजह से यहां पर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो, इसे 1 हेनरी का नाम देंगे। अगर मेरे पास एक कॉइल होता हुआ अगर मैं कहूं 10 हेनरी का मतलब होगा 10 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि 1 एम्पियर करंट में चेंज आ गया 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चेंज आने की वजह से यहां पर 1 वोल्ट नहीं, 2 वोल्ट नहीं, 3 वोल्ट नहीं, 10 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है इसका सेल्फ इंडक्टिविटी यानी कि ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा है। हालांकि 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट में चेंज आई है मगर ईएमएफ ज़्यादा हुआ, इसका मतलब इसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा है। अगर जो है ना 100 हेनरी का है तो इसका मतलब है 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पियर करंट में चेंज आने से 100 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होना। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ना 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करते हैं वो ये समझ में आया होगा। इसको मैंने यहाँ पर बहुत ही शार्प तरीके से आपको समझाया भी है। अब सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो जाहिर सी बात है, पहला जो है ना शेप पर डिपेंड करता है और साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स पर जाहिर करता है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे ईएमएफ ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N∅ मैंने लिखा हुआ है। और दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो है ना वो जो मीडियम सराउंडिंग द कॉइल, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जो है ना हम इंशाल्लाह ताला आगे जो टॉपिक में हम देखेंगे, हम अगर किसी मेटल के ऊपर जो है ना वायर को ऑन करेंगे तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस उसी हिसाब से बढ़ जाती है। इस पर भी बहस इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक्स में करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर भी डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन, जिसके नतीजे में जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता था और तफसील से मैंने समझाने की अपने हिसाब से कोशिश की है और उम्मीद है आपने इसको ज़रूर समझा होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपने एक काम ज़रूर करना है, कॉपी पे नोट भी करना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है और वो है आपने आपका अपना आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि अपने दोस्तों को भी बताना है आइडियल फिज़िक्स में सर एजाज फिर पढ़ा रहे हैं। बेहतरीन जो है ना एक लेक्चर का एक पूरा सीरीज़ है और इसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।